एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग को हिंदी में हम लोग प्रतिदर्श या न्यायदर्श भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिदर्श क्या है और इसके एक उत्तम प्रतिदर्श का वर्णन करें। तो सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च के क्षेत्र में जो भी शोध कार्य होता है उनका आधार सैंपल होता है। मतलब क्या हुआ, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी शोध कार्य, जो भी रिसर्च वर्क होता है उसका आधार क्या होता है, सैंपल होता है। सैंपल के अभाव में शोध कार्य समय, श्रम एवं धन के दृष्टिकोण से बहुत ही खर्चीला हो जाएगा या असंभव हो जाएगा। तो क्यों सैंपल मेथड का यूज होता है, क्योंकि सैंपल मेथड का अगर हम यूज़ नहीं करें, कोई दूसरे मेथड का यूज, जैसे हम सेंसस मेथड का यूज करें, तो उसमें हमें समय भी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा और धन भी अधिक लगेगा और ये बहुत खर्चीला हो जाएगा। इसलिए कोई भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का जो भी कार्य होता है उसमें सैंपल मेथड का ही यूज़ होता है। रिसर्च वर्क मोटे तौर पे दो विधियों के आधार पर किया जाता है, पहला सेंसस मेथड और दूसरा सैम्पलिंग मेथड। तो सेंसस मेथड के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर अपना निष्कर्ष निकालते हैं और सेंसस मेथड में क्या करते हैं, जितना भी इकाई होता है हर का हम लोग पास जाकर हर के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इंडिया का अगर सेंसस मेथड से पॉपुलेशन का अध्ययन करना है तो हर एक का हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर किसी का हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसमें हम लोग सैम्पलिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है या पॉपुलेशन का जो एजुकेशनल लेवल है वो कितना है। तो हम लोग सेंसस मेथड में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सेंसस मेथड प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और वो समय, और उसमें समय भी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा, धन भी अधिक लगेगा। तो सैम्पलिंग मेथड क्या है देखते हैं। आधुनिक अनुसंधानों में ज़्यादातर सैम्पलिंग मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका वर्णन ऊपर ही हो चुका है। कुछ को देखकर या परीक्षा कर सबके बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। कुछ को देखकर उसको परीक्षण करके सारे के बारे में जो हम अगर अनुमान लगा लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं, सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। अब इसका एक घरेलू उदाहरण देते हैं। अगर हम लोग किसी घर में किचन में अगर हम लोग चावल बनाते हैं, चावल किस चीज़ में बनाते हैं, तो पतीला में बनाते हैं, गैस के ऊपर रख के बनाते हैं। तो अगर हमें चावल के पकने का अनुमान लगाने कि कितना चावल पका है, तो हम लोग एक एक दाना को मैश करके थोड़ी देखेंगे चावल के दाने को, तब तो चावल ही ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कोई भी चम्मच से चावल का जो पतीला उसमें से बीच में से, ना ऊपर ना नीचे, बीच से हम लोग एक दाना को निकालेंगे, उसको मैश करेंगे और देखेंगे कि वो चावल कितना पका है। अगर वो चावल पक गया है तो हम लोग अनुमान लगाते कि पूरा चावल पक गया उस पतीले का। अगर उस पतीले का चावल नहीं पका, एक दाना अगर नहीं पका है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अभी थोड़ी देर और अभी इसको गैस के ऊपर रखना है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरी जनसंख्या में चुने गए कुछ जो पूरी जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व करता है उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। आप लोग इस चावल वाले एग्जाम्पल से इस परिभाषा को जरूर समझ गए होंगे। किसी भी अध्ययन का पूरे समूह पर किया जाना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसलिए अच्छा है क्योंकि हम लोग हर एक के बारे में आसानी से, मतलब हर एक के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाना असंभव, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जनसंख्या के अनेक इकाई इतने बिखरे हुए हैं कि उन्हें अप्रोच कर पाना संभव नहीं हो पाता। जनसंख्या का हर इकाई कहीं पहाड़ पर, तो कहीं मैदान पे, कहीं पठार में। हम लोग इंडिया का स्ट्रक्चर हर जगह एक जैसा नहीं है ना, कहीं पठारी है, कहीं समतल है, कहीं हर जगह का अलग अलग उसका क्षेत्रफल है, हर जगह उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है, स्थलाकृति अलग, क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, हर का अलग अलग स्थलाकृति है, जिसको हर जगह जा पाना मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर एक को जाकर अप्रोच करें और वहाँ से उसका हम लोग पॉपुलेशन का स्टडी कर पाए। साथ ही यदि संपूर्ण जनसंख्या पर अध्ययन न कर उस जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं से पूर्ण कुछ इकाइयों को चुनकर उन पर अध्ययन किया जाता है, तब भी परिणाम कोई विशेष अंतर नहीं आता है। और ये भी चावल वाले एग्जाम्पल पर ही जाएगा कि हम लोग सारे को नहीं, उसमें से थोड़ा सा भी को भी चुनकर हम लोग अगर देखते हैं
तो भी सेम ही परिणाम इसका आता है। जैसे अगर हम लोग अभी जो हम लोग स्थलाकृति का बात की कि हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते। अगर कोई अनुसंधान करता है इंडिया का हर एक स्थलाकृति पर नहीं पहुंच सकता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं नदी है, कहीं स्लम से, कहीं शहर है, कहीं कुछ है, तो क्या करेगा उस दृष्टिकोण से? अगर हम लोग को जनसंख्या का एजुकेशन लेवल की मेल कितना शिक्षित है, फीमेल कितना शिक्षित है, अगर हम लोग को इस पर रिसर्च करना रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा? हम लोग अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का जितना स्टेट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से मेल और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, और मेल और फीमेल को भी सेलेक्ट करने के लिए हम लोग उसके थोड़े कास्ट की ओर जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जनरल से भी सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी से भी करेंगे, एससी से भी करेंगे, एसटी से भी करेंगे। अगर 1 अरब इंडिया का पॉपुलेशन, 1 अरब से तो ज़्यादा है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 अरब इंडिया का पॉपुलेशन है तो हम लोग का जो सैंपल होगा वो क्या होगा? 1 लाख होगा। 1 लाख में मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट से होगा, हर स्टेट का होगा, और हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया हुआ सैंपल होगा। तो परिभाषा ही में है जनसंख्या के चुने गए कुछ जो पूरी जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व करता है। तो 1 अरब में 1 लाख पूरे उचित प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये सैम्पलिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ। शोधकर्ता संपूर्ण जनसंख्या पर अध्ययन न कर उस जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं से पूर्ण कुछ इकाइयों को चुनकर उन पर अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी बताएं, जिस मेथड से हम लोग अभी चुनेंगे उसका जिक्र अभी हम लोग ऊपर कर चुके हैं। सैम्पलिंग को परिभाषित करते हुए गुडे एवं हैट ने 1952 में लिखा है, सैम्पलिंग इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज होल। उसका भी मतलब सेम ही है कि लार्ज होल का एक छोटा सा यूनिट जो हुआ वो क्या हुआ, जो छोटा सा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे बड़े का, वो क्या हुआ? सैम्पलिंग हुआ। अर्थात एक प्रतिदर्श, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है। डॉक्टर केसकर के अनुसार न्यायोदर्शात्मक अनुसंधान, सैंपल को न्यायोदर्श भी बोला जाता है, तो न्यायोदर्शात्मक अनुसंधान में हम समग्र समूह के संबंध में निष्कर्ष न निकालने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि संकलित तथ्य जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं समग्र के केवल एक भाग से ही संबंधित होता है। इस तरह कार्लिंगर देखते क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग इज अ टॉक्टेटिव इन टॉकिंग एनी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन और यूनिवर्स। इसका भी सेम ही मतलब है। अब हम लोग इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सैम्पलिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या विशेषताएं होता है। ए सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल को क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व करना चाहिए। किसका? वह थोड़ा जो पूरे का प्रतिनिधित्व करे। इसकी पहली विशेषता यह है कि सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव होना आवश्यक है। अच्छे न्यायाधीश के चुनाव के लिए उपयुक्त प्रणाली से अध्ययन विषय के प्रकृतिनुसार अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है कि न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व होना या ना होना 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो अध्ययन के विषयों में तथ्यों में कि किस मात्रा में एकरूपता पाई जाती है, और दूसरा यह न्यायाधीश के चुनाव में किस प्रणाली को अपनाया गया है। फिर इसका क्या है? प्रॉपर साइज ऑफ सैंपल। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि इसका सैंपल का जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब 1 अरब भारत का जनसंख्या है, तो उसमें हम 1000 में सर्वे करेंगे तो हमें कुछ पाएंगे ही नहीं। तो 1 अरब में हम लोग 1 लाख का अगर करते हैं तो उसका साइज प्रॉपर होता है। सैंपल का आकार उसके समूह के आकार को ही ध्यान में रखकर निश्चित करना चाहिए, जैसा कि अभी हम बताएं। न्यायाधीश का आकार कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए जिसके पूरे समूह के यथार्थ परिस्थिति का सही मूल्यांकन हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि 10,000 के समूह में सिर्फ 10 व्यक्ति का ही न्यायाधीश के लिए चुने हुए हैं। यही बात अभी मैंने बताया आप लोगों को। फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस एंड बायस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारा इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें अपने तरफ से कोई भी प्रेजुडिस और बहस नहीं कर सकते। पूर्वधारणा और जो इसका बहस है वो हम लोग नहीं अपना सकते कि ये इसी का सिर्फ लेंगे। सिर्फ अगर हम लोग पॉपुलेशन में ले रहे हैं तो सिर्फ मेल का ही हम लोग अध्ययन करेंगे, फीमेल का अध्ययन नहीं करेंगे कि फीमेल
के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होता, मेल के पास ज़्यादा बुद्धि है। सिर्फ जनरल का नहीं करेंगे कि जनरल के पास ज़्यादा बुद्धि है, एससी के पास नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है सबके पास सब इक्वल बुद्धि, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी सबका बराबर ही होता है। तो हम लोग सबको ही का सब पर अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि अपने तरफ से उसमें प्रेजुडियूस लगा देंगे कि हम सिर्फ मेल का ही करें, हम सिर्फ एससी का ही करें या सिर्फ हम जनरल का ही करें। तो हम लोग ये बात को छोड़ करके अध्ययन करना पड़ता है, एक कलेक्शन करना होता है सैंपल के लिए। एक उत्तम न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी प्रकार के पूर्वधारणा, पक्षपात एवं व्यक्तिगत बहस से बिल्कुल स्वतंत्र हो। अक्सर शोधकर्ता ऐसा करता है कि जनसंख्या में सिर्फ उन्हीं इकाइयों को अपने सैंपल में शामिल करते हैं जो उनकी अभिरुचि, मनोभाव एवं आदर्श के अनुकूल होते हैं। जो उनकी अभिरुचि, मनोभाव एवं आदर्श के अनुकूल नहीं होते उनको वो छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी बताया। कभी कभी ज़्यादा कठिनाइयों के भय से एक डाटा संग्रह में सुविधा को ध्यान में रखकर जनसंख्या के महत्वपूर्ण इकाइयों को सैंपल शोधकर्ता शामिल नहीं कर पाते। मान लीजिए कि पहाड़ पे से जाकर वहाँ के पॉपुलेशन का अध्ययन करना है, तो मतलब जो सैंपल इकट्ठा कर रहा है वो क्या करेगा कि पठार पर कौन चढ़ने जाए, जो मैदानी इलाके है वहीं से पॉपुलेशन का कलेक्शन कर लेते हैं। तो वैसा नहीं है, वहाँ पे भी लोग का जाके जनसंख्या का उनका एजुकेशन लेवल क्या है, हमको वहाँ भी जाकर सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजुडिस हो जाएगा, बैस आ जाएगा इस सैंपल में। कन्फर्मिटी टू द एम्स ऑफ स्टडी, सैंपल को अध्ययन विषय के उद्देश्य पर पूर्णतः आधारित होना चाहिए, अर्थात न्यायाधीश का चुनाव अध्ययन विषय के उद्देश्य को ध्यान में ही रखकर करना चाहिए। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जनसंख्या का जो एजुकेशन लेवल है तो उसमें एजुकेशन का ही हम लोग एम को ध्यान में रखना है, उसका जो सब्जेक्ट हम लोग जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके लिए हम लोग एजुकेशन पर ही ध्यान करेंगे, नहीं कि उनका खाने का क्या शौक़ है, पहाड़ी के लोग का खाने का क्या शौक़ है, मैदानी लोग का खाने का क्या शौक़ है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। उनके पहनावे का क्या शौक़ है तो ये गलत हो जाएगा कि मैदान के लोग क्या पहनते हैं मैदानी भाग में। फिर अगर हम लोग शीतोष्ण और उष्ण का करते तो शीतोष्ण में क्या कपड़ा पहनते हैं, उष्ण में क्या कपड़ा पहनते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जैसा जो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या रहता है, वहाँ सालों भर ठंडा रहता है। तो उनका कपड़ा का, उनका खाने का स्टाइल और कल्चर और जो हमारा मैदानी भाग है बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब का कपड़ा पहनना, खाना का कल्चर ही अलग है। तो हम लोग यहाँ कपड़ा खाना का कल्चर का अध्ययन ही नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग क्या चीज़ का कर रहे हैं, तो एजुकेशन का कर रहे हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि कन्फर्मिटी टू द एम्स ऑफ स्टडी का जो हम लोग पॉपुलेशन का जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर हम लोग रहना चाहिए, नहीं कि सब्जेक्ट से हम लोग को अलग हटकर सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड लॉजिक, न्यायाधीश के चुनाव में कभी कभी सारा नियमों के अनुकूल चलने के बावजूद भी शोधकर्ता के समक्ष ऐसी समस्या आ खड़ी होती है जिसका समाधान स्वयं शोधकर्ता को सामान्य ज्ञान एवं तर्क के आधार पर करना पड़ता है। इसलिए एक अच्छा सैंपल वही माना जाएगा जो सामान्य ज्ञान एक तर्क पर आधारित हो, ये नहीं कि बिना तर्क का हो। और सबसे लास्ट इसका क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, न्यायाधीश चुनाव से संबंधित शोधकर्ता में व्यवहारिक अनुभव का होना आवश्यक है। बिना व्यवहारिक अनुभव के आधार पर चुना गया न्यायाधीश ज़्यादा रिलायबल और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। यह व्यवहारिक अनुभव के अभाव का ही परिणाम है कि अक्सर नए शोधकर्ता का सैंपल ज़्यादा विश्वसनीय एवं प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होता है। तो इसमें क्या क्या इसका विशेषता होना चाहिए सैंपल को कलेक्ट करने में, ए सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, ए सैंपल को क्या होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, मतलब हो थोड़ा हो पूरे का प्रतिनिधित्व करे। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज ऑफ सैंपल, उसका जो साइज का सबसे ज़्यादा वैल्यू है कि अगर 1 लाख का कर रहे हैं तो उसमें 1000 सैंपल होगा, ये नहीं कि 1 लाख में 10 होगा। फ्री फ्रॉम प्रेजुडियूस एंड बैस, उसको क्या होना चाहिए, सैंपल को कोई भी हम लोग प्रेजुडियूस और बैस रख करके नहीं करना चाहिए, सबका कलेक्शन करना चाहिए। अगर सैंपल ले रहे हैं तो ऊंच नीच, जात पात, ये सबको से हटकर हम लोग को सब मतलब प्रेजुडियूस को हटा करके सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए।
फिर क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट, कन्फर्मिटी टू एम्स ऑफ स्टडी। जो स्टडी है उस पर हम लोग को डटे रहना चाहिए कि जो मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर क्या होना चाहिए, डटे रहना चाहिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट से हट कर सैम्पल कलेक्ट करना चाहिए। बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और लॉजिक, जनरल नॉलेज और लॉजिक पर ही रहना चाहिए, तार्किक काम नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर ही रहना चाहिए। तो ये क्या हुआ, सैम्पलिंग मेथड किसे कहते हैं और सैम्पलिंग मेथड की विशेषता का वर्णन। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को एकदम याद से पढ़िए, समझिए। और जो अगर कोई कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा उसके बारे में लिख सकते हैं।